हम भू विज्ञान विभाग मोहनलाल फर्श विश्वविद्यालय उदयपुर में आप लोगों से निवेदन करना चाह रहे हैं कि हम एक प्लेटिनम जुबली वर्ष मना रहे हैं इस साल। 75 ईयर्स हमारे डिपार्टमेंट के हो गए हैं। सितंबर में पहला फंक्शन हुआ था जब आप लोग पधारे थे, और हम लोगों ने सितंबर में एक नेशनल कॉन्फ्रेंस और एल्यूमिनी मीट की थी जो बेहद ही सक्सेसफुल रही। और अब हम दूसरा फंक्शन करने जा रहे हैं 19, 20 और 21 दिसंबर को, जिसमें कि हम सर नमस्कार आएंगे, जिसमें कि हम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस है। इसका टाइटल है अर्थ आर्कियन टू प्रोटेरोजोइक। मतलब हम वो बताना चाह रहे हैं कि पृथ्वी के ऊपर उसकी उत्पत्ति से लेकर लगभग 55 करोड़ साल, यानी कि 460 करोड़ साल पृथ्वी की आयु है, से लेकर 55 करोड़ साल, यानी कि 410 करोड़ साल का इतिहास इसमें जो पृथ्वी का है इसके बारे में बात करेंगे। 410 करोड़ साल मतलब लगभग पृथ्वी के इतिहास का 90% टाइम, 90% ऑफ अर्थ का टाइम जो है उसके बारे में डिस्कशन यहाँ पर होगा। और काफ़ी अच्छे लोग यहाँ पर भूवैज्ञानिक जो जाने माने देश के विदेश के हैं पार्टिसिपेट करेंगे। ये फंक्शन स्टार्ट होगा 19 तारीख को, और 19 तारीख को स्टार्ट होने के बाद 21 तारीख की शाम को एंड होगा। 19 में भी इनोवेशन में आप उसमें इन्वाइटेड है, 21 तारीख को भी जो वेडिक्ट्री उसमें भी आप इन्वाइटेड है। डिटेल्स इस कॉन्फ्रेंस के बारे में हमारी जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है उसमें ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं श्री अखिल द्विवेदी जी और डॉक्टर अंकुश, डॉक्टर अंजलि मैडम, और हमारे जो प्रोफेसर अग्रवाल साहब है, हमारे वेटरन हैं जो हमारे हर फंक्शन साथ में रहते हैं, प्रोफेसर नागौरी साहब के साथ में, प्रोफेसर साहब के साथ में। ये हमारी रीढ़ की हड्डी हैं और हम साथ में लेकर चलते हैं, और हम लोग पूरा विश्वास है कि हमारा इन लोगों का आशीर्वाद बना हुआ है, इसलिए हम अच्छा फंक्शन करने जा रहे हैं। तो फंक्शन प्रोग्राम के बारे में बताएंगे अखिल सर द्विवेदी जी, उसके बाद आपको मैडम अंकुश सर ब्रीफ करेंगे, अंजलि ब्रीफ करेंगे और समाप्त करेंगे अग्रवाल साहब। हिंदी में बोल हाँ, हिंदी में। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के भू विज्ञान विभाग अपनी जो प्लैटिनम जुबली वर्ष 2024-25 इस वर्ष मना रहे हैं, उसके तहत एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हम कर रहे हैं 19 से 21 दिसंबर 2024 को। ये जो आयोजन है इसका मुख्य जो टाइटल है वो है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन अर्थ फ्रॉम आर्कियन टू प्रोटेरोजोइक, जिसको कि आर्कियन से प्रोटेरोजोइक काल, जो कि 400 मिलियन ईयर्स का एक वो है कालखंड, उसके बारे में पृथ्वी पर जो भी अलग अलग भूवैज्ञानिक भू आकृतिक बदलाव आए हैं उनके संबंध में ये संगोष्ठी आयोजित हो रही है। इस काल में करीब करीब पृथ्वी की जो 90% टाइम बीता है उसकी उत्पत्ति से अभी तक में, उसकी सारी संरचनाएं कैसे बनी, पत्थर कैसे बने, उन पत्थरों में क्या बदलाव आए, मिनरलाइजेशंस कैसे बने, उन सब पे ये बृहद इस पे चर्चा होनी है। अरावली जो पर्वतमाला है उसका निर्माण का कालखंड भी इसी में आता है, तो इसका उद्देश्य और भी अच्छा होगा कि हम उसी की बोर्ड में बैठ के ये 4 तकनीकी सत्रों में ये अपना विशेष आयोजन करेंगे। इसमें जो हमारे मुख्य अतिथि हैं उद्घाटन में वो पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आर.पी. तिवारी जी हैं। उनकी अध्यक्षता में ये पूरा शुरुआत होगी उसकी प्रोग्राम की, और हमारी कार्यक्रम की अध्यक्षता मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुनीता मिश्रा जी रहेंगी। इनके साथ विशिष्ट अतिथियों में गुजरात खनिज विकास निगम के प्रबंध निदेशक रूपवंत सिंह, ऑयल इंडिया लिमिटेड के मुख्य महाप्रबंधक सुमित्रो गोस्वामी, और प्रोफेसर ए.बी. रॉय जो हमारे विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष भी रहे हैं, और उनकी कई सारी शोध पत्र और किताबें पूरे देश विदेशों में प्रख्यात हैं। तो उनकी अध्यक्षता में और उनके विशेष अनुग्रह से ये कार्यक्रम शुरुआत होगा, और 21 दिसंबर को अपराह्न 2:30 बजे इस कार्यक्रम का समापन समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर दीपक सिन्हा विशिष्ट अतिथि के रूप में रहेंगे। इनके साथ भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी अहमदाबाद के जे.एस. रॉय साहब रहेंगे, और प्रोफेसर एस.सी. खोसला जो कि हमारे विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष रहे हैं वो रहेंगे, और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर एम.एस. ढाका जो विज्ञान महाविद्यालय के अधिष्ठाता हैं वो करेंगे। इसमें करीब 102 शोध पत्र का वाचन हमने रखा है, और इसमें देश विदेश के शोधार्थी और प्रोफेसर्स के साथ विदेशों के भी बहुत सारे अच्छे वक्ता आमंत्रित हैं,
जिनमें से कुछ मुख्य हैं जो प्रोफेसर जोसेफ मेरिट ब्रिटेन से, प्रोफेसर ग्राहम शील्ड चीन से, प्रोफेसर वेंग और प्रोफेसर संतोष स्विट्जरलैंड से, प्रोफेसर पीटर ऑस्ट्रेलिया से, प्रोफेसर झाऊ जर्मनी से, प्रोफेसर मार्क हैं जो हमें ऑनलाइन रूप में कुछ वक्ता रहेंगे और कुछ ऑफलाइन मोड में यहाँ पे रहेंगे। तो ये है कार्यक्रम का। मैं आपको इस कॉन्फ्रेंस के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। ये कॉन्फ्रेंस जो कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन अर्थ फ्रॉम आर्कियन टू प्रोटोजोइक हमारे विभाग के प्लैटिनम जुबली ईयर में आयोजित किया जा रहा है। ये कार्यक्रम 19 दिसंबर से 21 दिसंबर 2024 में हमारे ही विभाग के हेरोन हॉल में आयोजित किया जाएगा। इस कॉन्फ्रेंस का जो थीम है इस साल का वो आर्कियन टू प्रोटोजोइक है। ये 4.5 बिलियन ईयर से लेकर के 540 मिलियन ईयर तक के बीच की कहानी है। ये जो समय है इसको इसलिए चुना गया क्योंकि ये धरती के शुरुआती जो समय है जिसमें धरती की ऊपरी सतह बनी, जिसमें एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की उत्पत्ति हुई, मल्टीसेलुलर लाइफ का ओरिजिनेशन हुआ, इन सब के साथ ही साथ खनिज का जो भंडार मिलता है वो ज़्यादातर इसी एज की रॉक्स में मिलता है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके इस कॉन्फ्रेंस की थीम को चुना गया है और इसके आयोजन में हमारे भारत से कुल 41 महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट जिसमें IIT बॉम्बे, IIT भुवनेश्वर, IIT जोधपुर, IIT रुड़की, BHU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, साथ ही साथ बहुत सारे और रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसे बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो साइंसेज, इन सारे इंस्टीट्यूट के लोग इसमें आमंत्रित हैं और इसमें अपने रिसर्च को प्रस्तुत करेंगे। अपने देश के ही साथ ही विदेश के भी बहुत जाने माने इंस्टीट्यूट जिसमें कि दुनिया के 5 महाद्वीपों से लोगों का पार्टिसिपेशन होगा, जिसमें खासकर यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के जोसेफ जी मिर्ट, ऑस्ट्रेलिया की क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी से लोग रहेंगे, ETH ज्यूरिख से रहेंगे, यूनिवर्सिटी ऑफ जियो साइंस चाइना से लोग रहेंगे। ये सारे लोग जो विदेशी पार्टिसिपेंट हैं वो मुख्यतः हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ेंगे और इस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपस में एक कोलैबोरेशन और इस टॉपिक को किस तरीके से नए जनरेशन्स के सामने नए रिसर्च मेथड्स को इंट्रोड्यूस करके इसमें आगे बढ़ा जाए, इस पे हम लोग विचार विमोचन करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए जो हमारे मुख्य स्पॉन्सर्स हैं उनमें ऑयल इंडिया लिमिटेड, DST जो कि भारत सरकार का है, साथ ही साथ बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो साइंसेज, GMDC गुजरात मिनरल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एलुमनाई एसोसिएशन, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, इन सब का फाइनेंशियल असिस्टेंस हमें मिला है इस कॉन्फ्रेंस को सफल बनाने के लिए। धन्यवाद। जैसा कि विभाग में पन मिले थे कि इस बार हम हमारे विभाग का स्थापना का 75वां वर्ष मना रहे हैं प्लैटिनम जुबली के तहत, और हमने इस प्लैटिनम जुबली के तहत विभिन्न आयोजन करने का फैसला किया था। तो 3 प्रमुख आयोजन तो ऐसे थे कि हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठियाँ करेंगे इस दौरान, इसके दूसरे कार्यक्रमों के अलावा मेजर काम किए थे। तो एक आयोजन में 15 सितंबर में हमने किया था, दूसरा एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का भी आयोजन कर रहे हैं, और तीसरा एक हम मार्च के अंदर विद्यार्थियों के लिए और शोध छात्रों के लिए एक आयोजन करेंगे जो पूरे राष्ट्रीय स्तर का होगा। तो इसमें जैसा कि बताया कि ये विषय पर्टिकुलरली इसलिए इम्पोर्टेंट है कि पृथ्वी की उत्पत्ति अपन ये लगभग मानते हैं कि 460 करोड़ साल पहले पृथ्वी सूर्य से अलग हुई थी और उसको बनी। उसके बाद धीरे धीरे ठंडी हुई और उसके बाद इस पर चट्टानों का और पहाड़ों का और खनिजों का और ये सब निर्माण चालू हुआ, और ये क्रम अभी तक चल रहा है। आज की तारीख में भी चीज़ें बन रही है, नई नई चीज़ें बन रही है। आज हिमालय है वो अभी भी ऊंचा होता जा रहा है ना, लगातार उसकी ऊंचाई भी हर वर्ष बढ़ती जा रही है। तो ये चीज़ें अभी पृथ्वी पे चल रही है, लेकिन एक कालखंड है जो हमने चुना इसका, ये कालखंड ऐसा था
कि जिसमें अधिकांश बदलाव इसी दौरान आए। जो प्रमुख बदलाव, पृथ्वी के प्रमुख बदलाव थे, वो इसी कालखंड में आए। और जैसे अपनी अरावली पर्वत श्रृंखला की बात करें, वो इसी कालखंड में बनी। ऐसे कोई दक्षिण भारत की भी धारवाड़ की श्रृंखला है या विंध्यन श्रृंखला है, ये इसी कालखंड में बनी। हिमालय इसके बाद का, हिमालय तो बहुत बाद में बना और अभी भी बन रहा है, लेकिन अब ये बनना रुक गई, ये अरावली और सब बनना रुक गई, लेकिन वो तो अभी भी बन रहा है, ऊपर चढ़ता जा रहा है। तो ये इम्पैक्ट। और दूसरा जैसे बताया कि ज़्यादातर खनिज संपदा है इसी दौरान पृथ्वी में बनी। और इसके अलावा चट्टानों में जो बदलाव, प्रारंभिक चट्टानें किस तरह की थी, धीरे धीरे उसमें कई बदलाव आए इसी कालखंड के अंदर। पृथ्वी में बहुत हलचलें हुई, तो कई तरह के बदलाव चट्टानों में आए, उनकी संरचनाओं में आए, नए नए खनिज बने। इसी कालखंड के अंदर सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति हुई। 460 करोड़ पहले पृथ्वी बनी, धीरे धीरे ठंडी हुई, फिर थोड़े समय बाद, आज से 250 करोड़ साल पहले के बाद से पहले 450 करोड़ साल से 250 करोड़ साल के बीच का जीवन ऑक्सीजन विहीन था, ऑक्सीजन थी नहीं उसमें। 250 करोड़ साल पहले ऑक्सीजन की पृथ्वी पे आई, और ऑक्सीजन आने के बाद जीवन का उद्भव चालू हुआ। तो वो उसके बाद प्रारंभिक जीवन कैसा था, सबसे पहले प्रारंभिक जीवन कैसे आया, प्रारंभिक कैसे आया, उसके बाद कैसे कैसे जैविक विकास हुआ, जीव का विकास हुआ पृथ्वी पर, ये सब इस कालखंड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, प्रारंभिक जीवन का। तो क्या, और पिछले कई सालों में, पिछले कुछ समय में इतना तकनीकी विकास हो गया, साइंटिफिक का तकनीकी विकास हो गया, वैज्ञानिक विकास हो गया कि नई नई जानकारियाँ हमारे को मिलने लगी, जो कि पहले नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि हमारी लिमिटेशन थी सोच की। अभी खूब बढ़ गई, तो कई ऐसे नए नए शोध हुए जिसमें कई कई नई जानकारियाँ आई है। विदेशों में भी बहुत काम हो रहा है, हिंदुस्तान में भी कुछ हो रहा है। तो ये नई जानकारियाँ इसी तरह के आयोजन के माध्यम से, जिसमें अपन लोग विभिन्न क्षेत्रों से लोग आपस में मिले, वो क्या कर रहे हैं इस पर्टिकुलर, क्योंकि हमने एक लिमिटेड टॉपिक, एक विशेष टॉपिक रखा, विषय रखा, उसी पर अपन को केंद्रित करने के बाद, तो उस संदर्भ में किस तरह के शोध हो रहे हैं उसकी एक मंच अपन को प्रदान करेगा, और वो इस पर हम चर्चा करेंगे। तो ये डेफिनेटली सभी तरह के लोग इसमें मिलेंगे, आपस में चर्चा करेंगे। और फिर हमारा प्रयास है कि भूमि विज्ञान विभाग का जो अन्य देशी और विदेशी विभाग हैं, उनके साथ शोध परियोजनाएँ तैयार की जाए आगे, क्योंकि ये भी एक महत्वपूर्ण स्तर है। मैंने कहा अरावली इसी कालखंड का है, तो इस अरावली के साथ को देखते हुए, या उनके देश में या उनकी जगह पे इसी काल की जो वो हैं, तो आपस में एक शोध परियोजनाएँ कोलैबोरेटिव एफर्ट करके बनाई जाए, तैयार की जाए। तो यहाँ के विद्यार्थी भी उधर जाके शोध करें, वहाँ के विद्यार्थी इधर आके शोध करें, तो इस तरह के मंच के माध्यम से हमें एक वो सहूलियत मिल सकती है, अपेक्षित है। है ना 90%, 450 साल पहले 90% स्टार्टिंग का जो काल जाते हैं, ये ही क्यों लिया, आज तक का क्यों नहीं लिया, इसको बीच में कारण क्या है, वहाँ तक का क्यों? मैंने इसमें दो कारण बताया सर। पृथ्वी के अंदर उत्पत्ति से लेके इस कालखंड के दौरान इतने ज़्यादा हलचल हुई पृथ्वी के अंदर कि जो चीज़ें ओरिजिनल थी, जो प्रारंभिक अवस्था की चीज़ें थी, वो बिल्कुल बदल गई इसी कालखंड, इसके बाद नहीं हुई। इस कालखंड के बाद के कालखंड में इतना व्यापक बदलाव नहीं आया पृथ्वी पर, ठीक है। सबसे ज़्यादा बदलाव अगर आया है तो पृथ्वी की आंतरिक और बाहरी आकृति दोनों में जो बदलाव है इसी कालखंड में। दूसरी बात, सबसे ज़्यादा अगर खनिज संपदाएं, जो प्रमुख खनिज संपदाएं हैं, वो इसी कालखंड में बनी। तो दो ऐसे प्रमुख। और तीसरी बात मैंने कहा, जीवन का उद्भव और जीवन का विकास इसी कालखंड में प्रारंभ हो। तो ये तीन महत्वपूर्ण बातें थी, क्योंकि उसके बाद के अंदर तो बदलाव कम आ रहे हैं। उसमें पृथ्वी के अंदर बदलाव 55 करोड़ साल बाद के बदलाव में हमारा एक आपने सुना होगा, कायांतरण शब्द सुना होगा। चेंज हो जाए, शक्ल सूरत बदल जाए, उसको काया पलट जाए, कायांतरण, जिसे मेटामॉर्फिज्म देते हैं, वो कायांतरण बंद हो गया। 55 करोड़ साल के बाद किसी तरह का कायांतरण हुआ ही। तो कायांतरण नहीं होगा तो ओरिजिनल चीज़ें नहीं बदली। सर ऐसा है कि जो समुद्र है
इस समय 90% समुद्र कहते हैं कि 90% पृथ्वी का हिस्सा 75%। 75% समुद्र मान गया। आज भी पोजीशन ये है कि जो समुद्र का फैलाव बढ़ रहा है, वो कई टापू आज भी ऐसे हैं जो वहाँ उसमें जाते जा रहे हैं। और दूसरी तरफ ज्वालामुखियाँ फूट रही हैं, वो जो पहाड़ों में से जो लावे निकल रहे हैं, वहाँ भी चेंजेस आ रहे हैं। चेंजेस तो आज भी पृथ्वी पर बहुत लंबे हो गए हैं। तो दोनों ही तरफ से चल रहे हैं। एक तरफ तो समुद्र अपनी विस्तार कर रहा है, कह रहे हैं कि बॉम्बे भी आगे कुछ समय डूब जाएगा आगे समय में। आगे कुछ समय बाद बॉम्बे भी अगर 5 मीटर पानी हो पड़ा तो बिल्कुल सही। तो ये जो चीज़ें है ना सर, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। 90% टाइम जो हम बोल रहे हैं ना, और जो अभी आप गतिविधियाँ देख रहे हैं, वो उस 90% टाइम में इससे 1000 टाइम मैग्नीफाइड थी। कई बार बॉम्बे जैसे शहर डूब गए और कई बार बॉम्बे जैसे शहर पनप गए, तो वो उसमें शहर तो थे नहीं। वो सब तो पृथ्वी का जो स्वरूप आप आज देख रहे हैं ना, वो 90% टाइम में बना है। उस समय तो क्या था, कहीं आपके सुपर कॉन्टिनेंट थे, जैसे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका जुड़े हुए थे। आज सब दूर चले गए, तो दिखते ही नहीं। तो वो काल खंड अपने आप में इम्पोर्टेंट इसलिए कि पृथ्वी का जो वर्तमान स्वरूप हमको दिख रहा है ना, वो उस समय निर्धारित हो गया था। और उसको समझना जरूरी है कि वो क्या है कि हमारी इकोनॉमी गवर्न कर रहा है मेटल्स को। जितने भी सर ने बताया कि इम्पोर्टेंट मिनरल्स हैं, मेटल्स हैं, वो सब उस कालखंड में। तो उसकी खोज भी अगर इसमें होती है और ज़्यादा जानकारी मिलती है, तो हमको इसमें इकोनॉमिक इम्प्रूव करने में फायदा मिलेगा। अच्छा, दूसरा हिमखंड जो टूट रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, उससे जो इम्पैक्ट आ रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। ग्लेशियर में भी मैं आपसे निवेदन करूं, जो हम अब देख रहे हैं वो है इंटर ग्लेशियल स्टेज है। पृथ्वी के अंदर कई बार ग्लेशियर स्टेज भी आई, जब पूरी की पूरी पृथ्वी स्नोबॉल अर्थ बन गई। स्नोबॉल अर्थ बोलते हैं कि पूरी पृथ्वी पर बर्फ छा गया। तो अभी हमको जो स्टेज दिख रही है ना, हिमखंड जो खत्म हो रहे हैं या नए बन रहे हैं, वो स्टेज अभी बहुत ही बारीक वाली स्टेज है। मतलब जो 90% टाइम में अर्थ के ऊपर घटनाएं घटी हैं, उसका हम बहुत मामूली सा 10% स्वरूप भी देख रहे हैं। तो अभी जो हम बोलते हैं क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा हो रहा है, तो मेगा चेंजेस तो पहले हो चुके कई बार पूरी पृथ्वी की स्केल पर, जिसमें जैसे पूरी पृथ्वी पे बर्फ छा गया, स्नोबॉल बन गया, पूरी पृथ्वी पे पानी आ गया इंटरग्लेशियर में, पूरी पृथ्वी पे लैंड मास आ गए। तो ये चेंजेस साइक्लिक हैं, बार बार घटते रहते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें मैं इसमें देखा नहीं, मतलब आपकी बात बिल्कुल सही है कि अभी भी पृथ्वी पे बदलाव आ रहे हैं, नहीं है, आज भी आ रहे हैं। ज्वालामुखी आज भी फूट रहे हैं, दूर जा रहा है, समुद्र भी दूर जा रहा है, हिमालय से इंडिया की प्लेट टकरा रही है, हिमालय ऊपर उठा, बदलाव आज भी आ रहे हैं। तो डेफिनेटली इस पर भी काम होना चाहिए और इस पर भी करेंगे, हम आगे भी करेंगे क्या। लेकिन हमने इस पॉइंट को इसलिए लिया कि 90% बदलाव इस समय हुए, पहली बात। दूसरी बात, जो समुद्र की जल का स्तर बढ़ रहा है, जैसे बॉम्बे डूबने वाली बात हो रही है, ये भी आने वाले समय में इसको अपन क्या है, क्लाइमेट चेंज से देख रहे हैं, है ना, जलवायु परिवर्तन से देख रहे हैं। भाई ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो पानी कहाँ आ रहा है, समुद्रों में जा रहा है, तो इससे पानी का, समुद्रों का जल स्तर ऊपर उठा। लेकिन ये घटनाएं पहले भी हो चुकी है। ऐसा कहा जाता है कि हर 10,000 सालों में पृथ्वी पर इस तरह के बदलाव आए हमारे जियोलॉजिकल हिस्ट्री में। अभी अपन क्या है, 2 बदलावों के 10,000 साल के बदलावों के बीच के पीरियड में चल रहे हैं। आने वाले समय में वापिस पृथ्वी पर हिमयुग आ जाएगा, आएगा। हाँ, वापिस हिमयुग आएगा, डेफिनेटली आएगा। ठीक है सर, वापिस अभी पृथ्वी पर हिमयुग आएगा, वापिस वही पहाड़ वगैरह सब आपके हर जगह बर्फ ही बर्फ होगी। हर 10,000 सालों में परिवर्तन आ रहा है। ये पुराना हमारा इतिहास बोल रहा है हर 10,000 सालों का। अभी अपन 2 हिमयुगों के बीच के पीरियड में चल रहे हैं, तो आने वाला समय में वापिस हिमयुग आना है। बदलाव की बात करते हैं सर, बदलाव की बात करते हैं, तो एक तो होता है कृत्रिम बदलाव, बनावटी, एक होता है प्राकृतिक बदलाव। विकास के साथ विनाश चलता है। आज जो कृत्रिम ये जो चल रहा है बदलाव, उसका और प्राकृतिक बदलाव का जो कॉम्बिनेशन जो बैठ रहा है सर, इस पर मैं प्लीज आइए बैठिए। आइए सबसे पहले जो उदयपुर शहर अरावली पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ, और यहाँ की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इनकी जो एज है, ये आर्कियन और प्रोटोजोइक एज की है, ठीक है। तो इस शहर में रह करके हम जिस पर्वत श्रृंखला से जुड़े हुए हैं, उनके बारे में हमें लगा कि एक पहले संगोष्ठी कर लेनी चाहिए,
तो ज़्यादा उचित रहेगा, इसलिए भी ये एक इस टॉपिक को चुना गया। अब आपके प्रश्न। हाँ, आपके प्रश्न काफ़ी सही प्रश्न है और इसमें आम जनता में काफ़ी कंफ्यूजन भी है कि ये जो बदलाव है जलवायु परिवर्तन का, ये परिवर्तन मैनमेड है, ह्यूमन के द्वारा है, जिसको हम एंथ्रोपोजेनिक बोलते हैं, या नेचुरल है, जियोजेनिक है। ये जो नेचुरल और जियोजेनिक है, इसका अगर आपको सही उत्तर जानना है तो इसका एक ही रास्ता है, आपको पास्ट में जाना होगा, आपको इतिहास के पन्ने को खोलना होगा, और इतिहास के वो पन्ने जो पत्थर में दबे हैं। आप जितना पीछे जाएंगे आपको धरती के वातावरण में जो भी चेंजेस आए हैं उनके बारे में पता चलेगा, पाषाण काल से भी पुराना। ठीक है, तो धरती पे जब जियोलॉजिस्ट भूवैज्ञानिकों ने इसकी स्टडी करी तो पाया कि धरती में पिछले 1 मिलियन ईयर में 6 से 7 बहुत ही बड़े हिमयुग आए। ठीक है, और इसका जो परिवर्तन का जो एक ट्रेंड है वो दिखलाता है कि ये 90,000 साल में धीरे धीरे ठंडा होता है और 10,000 साल में तेजी से गर्म हो जाता है। ये जो परिवर्तन है ये रिकॉर्ड में 1 मिलियन मतलब 10 लाख साल के लिए देखा गया। अब जब इस रिकॉर्ड से आप आज के चेंजेस को देखेंगे तो पाएंगे कि ये जो चेंजेस हैं ये अननेचुरल नहीं है, ये पहले के ही ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जिस स्पीड से, जिस रेट से वार्मिंग हुई है, जिस रेट से चेंजेस हो रहा है, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन साइंटिफिक कम्युनिटी में भी क्रिएट कर रहा है कि ऐसा क्यों है। क्योंकि आप एक चीज को याद रखिए, जो एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं वो अक्सर CO2 के बारे में बोलते हैं, और जितना CO2 ह्यूमन रिलीज करता है फॉसिल फ्यूल के कारण या बाकी सारे और भी बहुत सारे सोर्स हैं जिससे CO2 रिलीज होता है। जैसे समुद्र के अंदर एटमॉस्फेयर से 60 गुना ज्यादा CO2 है, अगर आप ओशन को गर्म कर देंगे तो वो भी CO2 एटमॉस्फेयर में जाएगा। जैसा उन्होंने बोला ज्वालामुखी, एक ज्वालामुखी विस्फोट में इतना CO2 रिलीज होगा कि वो एक ह्यूमन के 100 साल में जितना रिलीज करेगा वो एक एक्सप्लोजन में हो जाएगा। फिर कॉन्टिन्यूसली धरती पे प्लेट टेक्टोनिक्स चल रहा है जिसमें मेडोस्निक रिज है, जहां से नीचे से लावा आ रहा है, वहां से भी रिलीज हो रहे हैं। तो ये एक अभी भी सोच का विषय है, रिसर्च का विषय है कि ये जो चेंज है, चेंज को कोई नकार नहीं सकते, चेंज आ रहे हैं, लेकिन एक भूवैज्ञानिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये चेंज जो है ये ज्यादा नेचुरल प्रतीत होता है। और जो हम लोग हवा बना हुआ है कि कृत्रिम वाला हावी हो रहा है, कृत्रिम वाला हावी नहीं, वास्तव में जीवजनिक वाला हावी है। जैसे बोला कि आपको ना एक ज्वालामुखी के उत्सर्जन से जो निकलता है CO2 की मात्रा, वो आपने जितना वाहन से हम कृत्रिम रूप से कर रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा होता है। तो ये साइक्लिक चेंजेस अर्थ क्या कंट्रोल करती है, मानव अभी इतना कंट्रोल अभी नहीं कर पा रहा, जितना कृत्रिम रूप से आप बोल रहे हैं मेन मेड है वो इतने नहीं हो पा रहा। सर अभी आपने कहा हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है ना, तो किस रेशो से बढ़ रही है, उसका कोई स्टैटिक एनालिसिस हुआ है क्या? हाँ हुआ। कितनी बड़ी है? अपने क्या है कि भारत जो है किसी ज़माने में आपको जैसा बताया है कि जुड़ा हुआ था बहुत दूर, पैसिफिक ओशन है आपस में जुड़े हुए थे, वहाँ से टूट के भारत धीरे धीरे इस साइड में मूव हुआ और लगभग 118 करोड़ साल पहले 11 करोड़ साल नहीं 11 करोड़ साल पहले ये यहाँ पर जहाँ हिमालय है इस जगह पर यूरोप की प्लेट है, वहाँ से टकराया भारत आके, वहाँ से तैरता हुआ फ्लो करता हुआ यहाँ से टकराया। और यहाँ पे चूँकि दोनों प्लेटें सॉलिड हैं, दोनों ज़मीनें हैं, तो ज़मीनें होने से क्या हुआ कि नियम ये होता है कि जो कमज़ोर हो वो नीचे घुस जाता है ना। पर चूँकि दोनों बराबर की मजबूत प्लेटें थी, ज़मीन थी दोनों, तो वो नीचे नहीं घुसी, इतनी ऊपर घुसना चाहता। जो टकराव है मूव कर रही है 4 सेंटीमीटर से लेके 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष, ये इसका मूवमेंट है जो कि उत्तर की तरफ मूव कर रही है। तो और वहाँ से टकरा रही है उस प्लेट से, यूरोप की प्लेट से। तो इसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो इंडिया का इम्पैक्ट बताओ, एक तो ये हुआ कि टकरा रही है तो ये जमीन टकरा रही है तो नीचे नहीं जाके ऊपर उठ रही है, तो हिमालय ऊपर उठ रहा, तो वही 3 से 4 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से
हिमालय ऊपर उठ रहा है, ठीक है, पहली बात। इंडिया में क्या फर्क पड़ा? इंडिया में जब से टकराव हुआ उसके बाद से क्या हुआ कि यहाँ पे दबाव पड़ा, क्योंकि दबाव पड़ रहा है इस पूरी धरती पर। तो इस धरती के ऊपर दबाव पड़ा तो आपको दबाव में दबाव तरंगें उत्पन्न होती है, जिससे कि भूकंप आते हैं। वो दबाव कहीं न कहीं रिलीज होगा। तो ये जो भूकंप आने का कारण है उसमें क्या है कि भूकंप का आपने देखा होगा, अधिकांश जो बड़े भूकंप हैं वो हिमालय क्षेत्र में ही आ रहे हैं, ज़्यादा बड़े भूकंप, क्योंकि वहाँ ये टकरारी है, वहाँ दबाव तरंगें उत्पन्न हो रही है और वो दबाव तरंगें अंदर इतनी इकट्ठी हो जाएगी तो वो बाहर निकलेगी। तो जैसे ही उनको कोई कमज़ोर सतह नज़र आई, क्योंकि उससे क्रैक डेवलप हो गए टकराव से, उन क्रैक के माध्यम से वो तरंगें बाहर आती है, वो तरंगें भूकंप। और कई ऐसे क्रैक्स हैं जो कि हिमालय से लेके बहुत दूर तक इंडिया के अंदर बहुत दूर तक है फैली हुई, जैसे कि दिल्ली और दूसरे एरिया में भी वो फैली हुई। तो दिल्ली में भी भूकंप के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि वो तरंग वहाँ तक क्रैक डेवलप है। इसी तरह वो जो मूवमेंट हो रहा है, वो प्लेट आपस में इधर से टकरा रही है, तो उसके टकरा रही है, लेकिन अरब की साइड से वो भुज कच्छ की तरफ से टकरा रही है पैरेलल, तो वहाँ भी भूकंप। ये टकराव जो है प्लेटों का, ये सबसे बड़ा कारण है भूकंप होगा, क्योंकि वहाँ दबाव तरंगें उत्पन्न हो रही है तब टकराव। तो ये प्रभाव पड़ रहा है इंडिया के उसके ऊपर। अतीत ही वर्तमान की कुंजी है। प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट। जो एक भूवैज्ञानिक थे जेम्स हटन, उन्होंने ये सिद्धांत दिया था। तो जो अभी वर्तमान में हम चीज़ें देख रहे हैं, जो प्रक्रियाएं हो रही हैं, वो ना कहीं कहीं अतीत से लिंक है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है कि अतीत का हमारे पास सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, और जो वर्तमान में है वो हम देख रहे हैं, जिससे हम लोग भविष्य की कल्पना कर सकते हैं कि कैसे हो सकती हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने ये बेसिकली संगोष्ठी का आयोजन किया है कि जो पुराने जितने भी हमारे पास अरावली की ये टाइम लोकेलिटी है, उदयपुर जो है, तो इनकी जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, इनके जितने भी अलग अलग आपके एस्पेक्ट्स हैं, उनको अध्ययन करते हुए हम अपनी भविष्य की शोध को, भविष्य के अध्ययन को हम प्रस्तावित कर सकते हैं कि और इसमें क्या क्या हो सकता है, और हम अपने अतीत से सीख लेते हुए भविष्य को अपना प्रस्ताव अच्छा से रख सकते हैं। भूविज्ञान विभाग, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर में दिनांक 19 दिसंबर से दिनांक 21 दिसंबर तक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की जा रही है, जिसका विषय है अर्थ आर्कियन टू प्रोटोजोइक, मतलब पृथ्वी के इतिहास का 90% कालखंड, जिसमें कि पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान तक का जो स्वरूप बना है उसके बारे में चर्चा की जाएगी, जो कि अलग अलग विषय पर अलग अलग विषय के भूवैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग देश से और भारत के विभिन्न संस्थानों से, जैसे कि IIT बॉम्बे, IISER कोलकाता, BHU, IIT खड़गपुर, IIT रुड़की और उदयपुर संस्थान के अलावा जयपुर यूनिवर्सिटी है और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ भी है, वडोदरा की यूनिवर्सिटी भी है, वहाँ से भी विशेषज्ञ यहाँ पर आएंगे और अपना व्याख्यान देंगे। इसमें कुल मिलाकर 20 कीनोट लेक्चर्स भी हैं। जो विशेषज्ञ हैं उनसे हमने बुलाया है पूरे देश विदेश के 20 लोग, और जो विदेशी लोग हैं वो लगभग मान के चलिए कि हमसे ऑनलाइन जुड़ने वाले हैं, और ऑनलाइन हमने पूरी व्यवस्था रखी है ताकि उनके साथ हमारा ब्रेक न रहे संवाद का, और वो जुड़ेंगे इसमें। इसका उद्घाटन जो 19 तारीख को होगा, उसमें पंजाब यूनिवर्सिटी जो है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब के जो वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर राघवेंद्र जी तिवारी साहब, वो इसके मुख्य अतिथि रहेंगे। हमारी वाइस चांसलर मैडम प्रोफेसर स्मिता मिश्रा जी इसके अंदर अध्यक्षता करेंगी। इसके अलावा 3 गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, प्रोफेसर AB रॉय साहब, रूपवंत सिंह जी जो कि MD हैं GMDC के, और सौमित्र गोस्वामी साहब जो कि इंडियन ऑयल कंपनी से आएंगे। हमारे इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया है इंडियन ऑयल कंपनी ने, हमारे इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया है AMD ने, भारत सरकार ने, DST भारत सरकार ने, GMDC ने स्पॉन्सर किया है, और हम इस प्रोग्राम के अच्छे होने की बहुत जल्दी आशा करते हैं, और आप सब लोग इसमें आमंत्रित हैं।